तो नमस्ते सबको, राम राम। आज थर्सडे है। थर्सडे है ना आज हाँ भाई? जी, हाँ जी, हाँ जी, थर्सडे। ओके, तो आज ऑर्गेनन डे है। राम राम भाई सबको, डॉक्टर अजय भाई, और जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको भी बहुत बहुत स्वागत। राम राम भैया, राम राम नमस्ते, सबको। राम राम भाई। राम राम सर। राम राम भाई। तो आज अमित भाई ऑर्गेनन है, हाँ जी, हाँ और जी। डेट हो गई है 1 मई 2025। ठीक है जी। और एफोरिज्म कौन सा चल रहा है बताएगा कोई बेटा? 66। 66 चलेगा। राम सर। राम राम भाई जी, राम राम सर, राम राम जी। तो 65 हो गया था, 66 चलेगा जी। तो पहले कंटेंट में चलते हैं, पेज नंबर 25 पे। 66 में क्या बताना चाह रहे हैं हनीमैन साहब? 66 में बता रहे हैं कि फ्रॉम द स्मॉलेस्ट होम्योपैथिक डोजेज ऑफ मेडिसिन employed in treatment, the secondary action of the vital force merely shows itself in the restoration of the balance of health. स्मॉलेस्ट होम्योपैथिक डोजेज जो होती है मेडिसिन की अमितपाल भाई, जब ट्रीटमेंट के दौरान हम एम्प्लॉय करते हैं, अप्लाई करते हैं, लागू करते हैं, तो ये जो सेकेंडरी एक्शन है वाइटल फोर्स का, मियरली शो इटसेल्फ, ये मुश्किल से ही दिखता है। वो सीधे फिर ये क्या कर देता है? रेस्टोरेशन ऑफ बैलेंस ऑफ हेल्थ ही कर देता है। यानी कि सेकेंडरी एक्शन एक एग्रावेशन के रूप में, होम्योपैथिक एग्रावेशन के रूप में नहीं दिखता। और क्योंकि स्मॉलेस्ट होम्योपैथिक डोज होने के नाते ये इतना माइल्ड और जेंटल और प्रोपोर्शनेट आता है सेकेंडरी एक्शन के, केवल और केवल हेल्थ जो डिसबैलेंस थी वो बैलेंस हो जाती है और रिस्टोर हो करके। इतना सरलता के साथ ये सेकेंडरी एक्शन आता है यदि स्मॉलेस्ट होम्योपैथिक डोजेज हो मेडिसिन के, लार्ज डोजेज में नहीं। तो 66 में कह रहे हैं, एफोरिज्म पे चलते हैं, कह रहे हैं एन ऑब्वियस एंटागोनिस्टिक सेकेंडरी एक्शन however is as may readily be conceived not to be noticed from the action of quite minute homeopathic doses of deranging agent on the healthy body. ये बात स्पष्ट है अमितपाल भाई कि ये जो एंटागोनिस्टिक सेकेंडरी एक्शन जो आता है प्राइमरी के खिलाफ प्रतिरोध करते हुए वाइटल फोर्स का, ये स्पष्ट है कि हालांकि ये एज में रेडिली बी कंसीव्ड, ये तत्काल, बहुत ही तेज तत्काल प्रभाव से कंसीव्ड यानी कि प्राप्त हो जाता है या तुरंत आता है। हालांकि कह रहे नो, लेकिन कह रहे हैं कि नॉट टू बी नोटिस फ्रॉम द एक्शन ऑफ क्वाइट माइन्यूट होम्योपैथिक डोजेज ऑफ ड्रेंजिंग एजेंट ऑन द हेल्दी बॉडी। हालांकि ये नोटिस नहीं होता, और नोटिस इसलिए नहीं होता इसका एक्शन, क्योंकि इसका एक्शन जो है क्वाइट माइन्यूट होम्योपैथिक डोजेज की वजह से होने के कारण जो ड्रेंजिंग एजेंट है हेल्दी बॉडी के लिए, वो इतना क्वाइट माइन्यूट होने के नाते ये नोटिस नहीं होता, ये सेकेंडरी एक्शन एंटागोनिस्टिक के रूप में। ए स्मॉल डोज ऑफ एवरी वन ऑफ देम सर्टेनली प्रोड्यूसेस a primary action that is perceptible to a sufficiently attentive observer. एक स्मॉल डोज, a small dose of every one of them certainly produces a primary action that is perceptible to a sufficiently attentive observer. कह रहे हैं चाहे कितनी भी स्मॉल डोज देना आप, ये स्मॉल डोज हर एक की निश्चित रूप से पैदा करती है प्राइमरी एक्शन को। तो ये ना समझे कि डोज दी है डॉक्टर से तो उसका प्राइमरी एक्शन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ऐसा नहीं। कह रहे एक स्मॉल डोज ऑफ एवरीवन
ऑफ देम, एवरी वन ऑफ देम कह रहे हैं मेडिसिनल एजेंट को, कह रहे हैं सर्टेनली प्रोड्यूसेस ए प्राइमरी एक्शन, निश्चित रूप से पैदा करता है वो प्राइमरी एक्शन अपना, दैट इज परसेप्टेबल, और जो कि स्पष्ट भी हो जाता है अगर कोई अटेंटिव ऑब्जर्वर हो सफिशिएंटली, यदि कोई ध्यान से पकड़ने वाला हो तो वो परसेप्टेबल भी है। और किस रूप में परसेप्टेबल है अमितपाल भाई? 253 वाले में डिमीनर के रूप में, है ना डॉक्टर सिमरन? जी जी जी। हाँ, डॉक्टर दीपशिखा दीदी आ गई? आ गई। डॉक्टर प्रीति जी, हाँ सब आ गए। तो अगर सफिशिएंटली अटेंटिव ऑब्जर्वर हो तो ये परसेप्टेबल भी है, बट द लिविंग ऑर्गेनिज्म एम्प्लॉयज अगेंस्ट इट ओनली सो मच रिएक्शन, सेकेंडरी एक्शन एज इज नेसेसरी फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ द नॉर्मल कंडीशन। देखो मजे की बात, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस प्राइमरी एक्शन के अगेंस्ट ओनली सो मच रिएक्शन देता है, केवल इतना रिएक्शन देता है सेकेंडरी एक्शन जितना के आवश्यक हो रेस्टोरेशन में नॉर्मल कंडीशन के लिए, बट द लिविंग ऑर्गेनिज्म एम्प्लॉयज अगेंस्ट इट ओनली सो मच रिएक्शन, यानी कि ब्रैकेट में कहना सेकेंडरी एक्शन एज इज नेसेसरी फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ द नॉर्मल कंडीशन। तो यहाँ एक बात थोड़ी सी यह समझ के ये चलनी है कि हम ये समझते आए हैं कि मान लो जैसी लार्ज डोज होगी उसके अपोजिट ऐसा ही सेकेंडरी रिएक्शन प्रोपोर्शन में आएगा, ये हम पढ़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म केवल सो मच रिएक्शन ही देता है जो आवश्यक होता है रेस्टोरेशन के लिए नॉर्मल कंडीशन के लिए। तो फिर वो एक्स्ट्रा क्या दिखाई देता है? एक्स्ट्रा दिखाई देता है मेडिसिनल एग्रावेशन। ठीक है जी, ये तो पर्याप्त मात्रा में उतना ही रिएक्शन। हाँ, दो केसेस हम पढ़ते आए थे कि हिस्टेरिकल और इडियोसिंक्रेटिक, वहां पे ये सेकेंडरी एक्शन प्रोपोर्शन से थोड़ा ज्यादा हो सकता है, अदरवाइज सेकेंडरी एक्शन उतना देता है वाइटल फोर्स जितना नेसेसरी हो रेस्टोरेशन के लिए नॉर्मल कंडीशंस की। तो ये था 66 भैया। एक्स्ट्रा एग्रावेशन तो तभी देगा जब लार्ज डोज होगी। हाँ, और वो एग्रावेशन बेसिकली वो मेडिसिन का होगा, मेडिसिनल है, होम्योपैथिक एग्रावेशन बेसिकली वो मेडिसिन का एग्रावेशन होता है, सेकेंडरी एक्शन का एग्रावेशन वो भी नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे वो प्राइमरी एक्शन उसका खत्म होता है तो अगर वाइटल फोर्स का होता तो वो शांत क्यों होता फिर मेडिसिन के एग्जॉस्ट होने पर, है जी? लेकिन इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट जो है उनमें ये सेकेंडरी एक्शन वाइटल फोर्स का अपना होता है, जो मेडिसिन एग्जॉस्ट होने या कम एक्शन के करने कम से कम प्राइमरी एक्शन का भी स्ट्रांगली रेस्पॉन्ड करता है। तो मतलब उनका मिनिमम डोज में भी ज्यादा रिएक्शन, एग्जैजरेटेड रिएक्शन होता है ना? तो वो तो आया एक तरह से इसका, है जी, हिस्टेरिकल। हाँ हिस्टेरिकल या इडियोसिन का। और यदि लार्ज डोजेज में आया तो वो आया होम्योपैथिक मेडिसिन का या ड्रग मेडिसिनल एजेंट का प्राइमरी एक्शन के रूप में। आपने कभी देखा होगा जैसे अब दो वो ले लो मेटल, एक तो लकड़ी ले लो और एक ले लो घंटा जो होता है मंदिर में उसका ब्रास का, इतनी जोर से उसको हिट करा और इतनी जोर से उसको हिट करा, तो जो लकड़ी वाला है इसमें उतनी देर तक आवाज आती नहीं, लगा और पता चला। और उसमें जो एक बार टन हो गई तो बहुत देर तक टन की रिएक्शन आती है, है ना? तो ऐसे समझो कि वो जो इडियोसिंक्रेटिक है अगर उसको छेड़ा तो वो बहुत देर तक रिएक्शन देगा, करता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल।
हम्म, तो 67 है, 67 का कंटेंट हम कर लेते हैं। 67 के साथ एक खूबसूरत बात यह है कि 67 एफोरिज्म का फुटनोट नंबर भी 67 ही है। जी तो 67 में क्या कह के चल रहे हैं? 67 में कह रहे हैं कि दीज ट्रूथ्स एक्सप्लेन द सैल्यूटरी कैरेक्टर ऑफ द होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एज आल्सो द परवर्सिटी ऑफ द एंटीपैथिक मेथड, यानी कि पैलिएटिव मेथड। जी ये जो ट्रूथ है, ये जो सच्चाई जब सामने आई है, ये सैल्यूटरी कैरेक्टर है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का। क्या कि पता भी नहीं चलता सेकेंडरी एक्शन उतना ही मात्रा था कि वो रेस्टोरेशन तक कर ले। इतना जेंटल, रैपिड, जेंटल और परमानेंट जो करेक्टर है ट्रीटमेंट का, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का, ये सैल्यूटरी करेक्टर है इसका। किसके कंपैरिजन में अमितपाल भाई? एंटीपैथिक या पैलिएटिव मेथड के कंपैरिजन में। इसमें फुटनोट भी है। नोट कह रहे हैं कि नोट में क्या बताएंगे? नोट का मतलब फुटनोट होता है यहाँ केसेस इन विच द एंटीपैथिक एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेडिसिन इज अलोन एडमिसिबल। देखो ये है वो 67 जहां पर पैलिएशन करने का वक्त है। भैया आवाज इतनी कम आ रही है कि सबको कम आ रही है? आपको ही कम आ रही है क्योंकि आपकी हमें कम आ रही है, है ना? जी आप लोगों को तो सही आ रही है ना अमित? देखना आपकी लीड का देखो, लीड डाउन तो नहीं हो रही, तब हो सकता है। ठीक। अभी भी कम आ रही है अमित आपकी, पता नहीं। हेलो, पता नहीं वो एकदम से ही कम हुई है। चलो हो मैं सकता, सुन रहा हूँ, हो सकता है हाँ बीच में आ नहीं, जाए। सिग्नल का मसला। अब सही हो गई आपकी आवाज। सिग्नल होते हैं ना, अप डाउन होते रहते हैं आपके यहाँ। तो 67 में कह रहे हैं, देखो 67 फुटनोट में ये बताएंगे कि कहां पर पैलिएटिव ट्रीटमेंट एडमिसिबल है डॉक्टर श्रेय, डॉक्टर दीपशिखा। 67 में कह रहे हैं कि दीज इनकंट्रोवर्टिबल ट्रूथ्स which spontaneously offer themselves to our notice in nature and experience। क्या शब्द लेके आए हैं निमेन साहब? ये अखंडनीय या निर्विवादित जो सच्चाई है, जिसमें कोई विवाद नहीं हो सकता, जिसका कोई खंडन ही नहीं कर सकता डॉक्टर श्रेय, जी सर। ये सच्चाइयां, और जो स्वतः ही अपने आप ही हमारे नोटिस में आ रही है प्रकृति में और हमारे अनुभवों में, कदम कदम पे हम जो देखते हैं इन सच्चाइयों को, एक्सप्लेन टू अस द बेनिफिशियल एक्शन दैट टेक्स प्लेस अंडर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। ये एक्सप्लेन करती हैं हमारे सामने कि क्या क्या बेनिफिशियल एक्शन होता है अंडर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। अंडर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का मतलब जब सिमिलीमम के आधार पर रिलेशन बनकर जो काम होता है प्रकृति में भी और वैसे भी, ये हमें नोटिस में आता है हर जगह, क्योंकि नेचर्स लॉ ऑफ क्योर है। नेचर्स लॉ ऑफ क्योर होने के नाते ये नेचर में आपको कदम कदम पे कैसे दिखाई देगा कि सिमिलीमम को क्योर करता हुआ दिखाई देगा, जो हम डिस्कस करे थे इसके इंट्रोडक्शन में, कि जैसे किसी के यहाँ कोई बहुत बड़ा दुख हो गया, डेथ हो गई, तो वहां लोग आके बैठते हैं। तो ऐसा ही एग्जाम्पल स्लाइट बिट स्ट्रोंगर वन उसको हीलिंग टच देता है। आया ना ऑब्जर्वेशन? ऐसे ही बहुत मतलब प्रकृति में भरे पड़े हैं सिमिलिया, मतलब दो गुंडे किसी प्लॉट पे कब्जा करना चाह रहे थे, दोनों का मकसद एक है, तो पता चला स्ट्रोंगर वन आया तो स्मॉलर वन चला गया परमानेंटली। तो ये नेचर लॉ है, तो ये शरीर में भी दिखेगा, ट्रीटमेंट में भी दिखेगा, व्यवहार में भी दिखेगा, समाज सब जगह दिखेगा नेचर में। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो इनकंट्रोवर्टिबल ट्रूथ है, ये स्पॉन्टेनियसली ऑफर करता है अपने आप को हमारे नोटिस में, नेचर में और हमारे अनुभवों में, और हम ये देखते हैं कि क्या बेनिफिशियल एक्शन होता है जब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होता है।
अंडर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट. जी सर. Whilst on the other hand, they demonstrate the perversity of the antipathic or palliative treatment of diseases with antagonistically acting medicine. जबकि दूसरी तरफ they demonstrate the perversity of the antipathic and palliative treatment of disease with antagonistically acting medicine. एक तरफ तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का बेनिफिशियल एक्शन हमें दिखता है, दूसरी तरफ जब हम एंटागोनिस्टिकली एक्टिंग मेडिसिन देते हैं तो उनके द्वारा परवर्सिटी कैसे डेमोन्स्ट्रेट होती है एंटीपैथिक और पैलिएटिव ट्रीटमेंट की, वो भी दिखाई देती है हमें डिजीजेज में. ठीक है जी. तो अब 67 फुट नोट है, वहां पर ये बता रहे हैं कि कहां पर एडमिसिबल है, कहां पे आपको अलाउ किया जा रहा है कि किन किन केसेस में आप पैलिएटिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं. तो 67 पे हालांकि हमने लिखा कहीं फुट नोट नंबर 3 में भी कहीं आया होगा ये ऐसा. बाकी 67 करते हैं. तो 67 में कह रहे हैं फुट नोट में कि ओनली द मोस्ट अर्जेंट केसेस. एक एक बात को ध्यान से सुनना नए बच्चे जो है. ओनली इन द मोस्ट अर्जेंट केसेस वेयर डेंजर टू लाइफ एंड इमिनेंट डेथ अलाउ नो टाइम फॉर द एक्शन ऑफ होम्योपैथिक रेमेडी. दैट्स लाइक कह रहे नॉट आवर, sometime not even quarter hour and scarcely minute. ऐसे केसेस जहां जो मोस्ट अर्जेंट केसेस हों डॉक्टर श्रे, जहां पर जीवन को खतरा तत्काल मौत होने जैसा हो कि अगर कुछ नहीं किया तो ये गया, जहां पर डेथ हमें समय ही नहीं दे रही, उतना समय भी नहीं दे रही कि होम्योपैथिक रेमेडी काम करे. वो हमारे पास जहां घंटे भी नहीं है उस इंसान को बचाने के लिए, कभी कभी तो 15 मिनट भी नहीं है, यानी कि 1 घंटा 4 घंटे क्वार्टर आवर्स कह रहे हैं, यानी कि क्वार्टर का मतलब तो 15 मिनट हो जाता, आवर होता तो 1/4 घंटे भी नहीं है, और कभी कभी तो मिनट भी नहीं है मरीज के पास. अगर आपने मिनटों देर लगाई तो मरीज चला जाएगा. कहां पर? जहां पर सडन एक्सीडेंट का केस हो, अकरिंग टू प्रीवियसली हेल्दी इंडिविजुअल. एक बात का जरूर ध्यान देना है, ये पैलिएटिव भी वहां स्पेशली है जहां प्रीवियसली हेल्दी इंडिविजुअल्स हो, उन केसेस में खास करके. हालांकि इमरजेंसी तो फिर इमरजेंसी ठहरी, लेकिन हैनीमैन साहब ने कहा कि इन सडन एक्सीडेंट अकरिंग टू, किसको सडन एक्सीडेंट हुआ हो, जो बंदा पहले हेल्दी रहा है. फॉर एग्जाम्पल ये क्या एक्सीडेंट हो सकते हैं सडन? इन एस्फिक्सिया एंड सस्पेंडेड एनिमेशन फ्रॉम लाइटनिंग, फ्रॉम सफोकेशन, फ्रीजिंग, ड्राउनिंग एटसेट्रा. ये कोई हेल्दी इंडिविजुअल पहले रहा है, उसको अचानक कोई एस्फिक्सिया हो जाए, दम घुट जाए किसी वजह से, उसका जीवंतता चली जाए, करंट लग के निढाल हो जाए, सफोकेट हो जाए, फ्रीजिंग हो जाए, कहीं बर्फ में अचानक दब गया, ड्राउनिंग हो जाए, डूब जाए कहीं पानी में, ऐसे केसेस में पैलिएशन करना होगा. फैसला कह रहे इज इट एडमिसिबल एंड जुडिशियस एट ऑल इवेंट्स एज प्राइमरी मेजर्स टू स्टिमुलेट द इरिटेबिलिटी एंड सेंसिबिलिटी ब्रैकेट में कह रहे द फिजिकल लाइफ विद ए पैलिएटिव. वहां पर एडमिसिबल है और न्याय संगत है वो सारी घटनाएं, ना केवल मेडिसिनल ही, एंटीपैथिक मेडिसिन केवल ना करके वहां कोई भी ऐसा घटना, कुछ भी ऐसा करो प्रिलिमिनरी मेजर के लिए कि वो स्टिमुलेट कर दे इरिटेबिलिटी को, सेंसिबिलिटी को, यानी कि फिजिकल लाइफ को,
फिजिकल लाइफ अगर है तो कहीं डायनेमिक लाइफ भी होगी, क्यों जी? जी बिल्कुल। बिल्कुल सर। और ये फिजिकल लाइफ को स्टिमुलेट करती है फिजिकल होम्योपैथी, हाँ जी। जो पीछे इंट्रोडक्शन में फिजिकल होम्योपैथी पढ़े थे हम। हाँ यानी कि जैसे उदाहरण देते रहते, किसी का हाथ जल गया तो उसको थोड़ा सा हीट की तरफ ले जाओ, तो ये फिजिकल होम्योपैथी है भाई, जी डायनेमिक जी। होम्योपैथी नहीं है। जी तो फिजिकल लाइफ को स्टिमुलेट करने की बात कर रहे हैं, डायनेमिक लाइफ को तो डायनेमिक स्टिमुलस ही करेगा स्टिमुलेट। तो यहाँ उन्होंने इसलिए फिजिकल लाइफ कहा, तो उसे स्टिमुलेट करने के लिए विद ए पैलिएटिव, एक पैलिएटिव के द्वारा, एज फॉर इंस्टांस, उदाहरण के तौर पर, विद जेंटल इलेक्ट्रिकल शॉक्स, अगर कहीं एनिमेशन चला गया तो उसको जेंटल इलेक्ट्रिकल शॉक्स दे दो। विद क्लिस्टर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉफी, क्लिस्टर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉफी दे दो। क्लिस्टर्स का मतलब होता है एनीमा, एनीमा, स्ट्रॉन्ग कॉफी का एनीमा। क्लिस्टर्स का मतलब मैंने तो एनीमा लिख रखा, बाकी और कोई भाव होगा तो उसे भी देख लेना। विद ए स्टिमुलेटिंग ऑर्डर, कुछ अमोनिया टाइप वो नहीं सुंघाते किसी अनकॉन्शियस बंदे को, एक तीक्ष्ण तीखी गंध सुंघाते, एकदम होश में आ जाता। जो लोग एपिलेप्टिक फिट्स में चले जाते हैं उन्हें कहते हैं जूता सुंघा दो, मिर्च सुंघा दो, ये सुंघा दो, वो सुंघा दो, वो उसका हिस्सा है फिजिकल स्टिमुलस देने का। स्टिमुलेटिंग ऑर्डर, ग्रेजुअल एप्लीकेशन ऑफ हीट एटसेट्रा, ये पैलिएशन एटसेट्रा कह के चल रहे, तो अकॉर्डिंग टू स्टेट पैलिएशन हो सकते हैं अलग अलग। When this stimulation is affected, अब बात करिए हनीमैन साहब ने आगे की कि जब ये स्टिमुलेशन प्रभावी हो जाए, असर आ जाए इसका, when this stimulation is affected, the play of the vital organs again goes on its former healthy manner, और जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो फिर से अपने पहले वाले हेल्दी मैनर में काम करने लगे स्टिमुलेशन के बाद। For there is here no disease to be removed, तो अब एक बात तो ये हुई यहाँ कि अब यहाँ डिजीज कोई भी ऐसा नहीं है अब जिसको रिमूव करो। क्यों? क्योंकि बंदा पहले हेल्दी था। बट merely an obstruction and suppression of the healthy vital force, तो यहाँ कोई डिजीज तो आया नहीं था, यहाँ तो मात्र एक ऑब्स्ट्रक्शन आया था, सप्रेशन आया था वाइटल हेल्दी वाइटल फोर्स के बीच में अचानक। और है जी, तो डिजीज पे जो यहाँ एक स्टार दे रखा है, इस स्टार को यहीं कहीं पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं हेयर नो डिजीज का मतलब यहाँ है एंड येट, ओ ये उनको धमका रहे हैं जो इस बहाने से गलत करने लगे, जो इस मौके का फायदा उठाने लगे। अमित क्या कह रहे हो? यानी कि वो कहते थे ना कि अच्छा फाइब्रोइड ठीक नहीं हो रहा, अभी तुम सर्जरी करा लो, फिर बाद में मैं होम्योपैथिक मेडिसिन दे दूंगा। हाँ हाँ, जिन्होंने हाँ हाँ अमित, हाँ मतलब इस तरीके से लोगों ने इसको फुटनोट को ऐसे करके समझ लिया। हाँ कि हनीमैन साहब ने तो कही है कि हम तो कर सके हैं, तो उसी को खोल रहे हैं यहाँ, उसी शंका को, उसी चिंता को बता रहे हैं। कह रहे एंड येट द न्यू सेक्ट दैट मिक्सेस द टू सिस्टम्स अपील्स, ब्रैकेट में कह रहे दो इन वेन टू दिस ऑब्जर्वेशन, परंतु यद्यपि एक तबका निकल के आया, एक नया सेक्ट निकल के आया डॉक्टरों का, जिन्होंने मिक्स कर दिया इन दोनों सिस्टम्स को। यद्यपि वो व्यर्थ ही करा। ये जो ऑब्जर्वेशन था मेरा कि भाई इस ऑब्जर्वेशन में वहां फला जगह कर सकते हो आप यूज, उस ऑब्जर्वेशन का गलत वो करके उसे मिक्स कर दिया, इन ऑर्डर दैट दे मे हैव एन एक्सक्यूज फॉर encountering everywhere such exceptions to the general rule in diseases and to justify their convenient
एम्प्लॉयमेंट ऑफ एलोपैथिक पैलिएटिव। हम्म, और उन्होंने इसलिए मिक्स कर दिया ताकि वो उनको बहाना मिल सके, जब वो सामना कर रहे हो हर जगह, वो फिर सामना करने लगे इस एक्सक्यूज दे करके। इस सच एक्सेप्शंस टू जनरल एक्सेप्शंस की जगह फिर जनरल रूल बना दिया बीमारियों को ठीक करने का ये। एंड टू जस्टिफाई देयर कन्वीनियंट एम्प्लॉयमेंट ऑफ एलोपैथिक पैलिएटिव्स, और फिर वो जस्टिफाइड सही ठहराने लगे अपने इस कन्वीनियंट यानी कि सरल आसान तरीके को एम्प्लॉय करने का, एलोपैथिक पैलिएटिव्स का, जो बिना मेहनत का, जो उनके लिए आसान था, उसको जस्टिफाई ठहराने लगे कि ये तो कह रखा उन्होंने। एंड ऑफ एक अदर तरह से इंजरी है बेटा। बस एक तरह से वो बोलते हैं ना, बेपेंदी का लोटा हो जाते हैं, जब इधर की जरूरत है तो इधर घूम गए, और फिर जब इधर का एक्सक्यूज लेना हुआ तो इधर आ गए। हाँ हाँ, तो वही justice सेक्टर है, के लिए। वही सेक्ट है ये। हाँ, हालांकि इसको बड़ी कैडी गाली दी है 138 में, फिर उन्होंने मोंगरल हाँ सेक्ट इन्हीं को कहा। हाँ ये हाँ जी। खच्चर है, खच्चर, जिनके पेरेंट्स खाली का नहीं पता। हाँ? सर्जरी तक बात नहीं है यहाँ पे। ऐसे लोगों को भी बात कर रहे हैं जो होम्योपैथी के साथ साथ डेली एक टैबलेट भी खिला रहे हैं एलोपैथी की। हाँ ये हाँ उनकी है। वो सोचते हैं हाँ, कि अरे जैसे आया थायराइड का कि थायराइड भी खा लो और हमारी होमो एक थायराइड की गोली देखो लेते बहुत रहना सारी और हम। बीच बीच की बहुत सारी रास्ते हैं। हाँ केस के अकॉर्डिंग ये तय करना चाहिए कि कहाँ क्या प्लान ऑफ ट्रीटमेंट की जरूरत है। जहां जरूरत नहीं है वहां जो दे रहे हैं ये हमारा उनके लिए है। हाँ जहां देखो पहले बिल्कुल हाँ बिल्कुल बॉस, बिल्कुल पहले बॉस। क्या कह रहे हैं कि ओनली इन द मोस्ट अर्जेंट केसेस हाँ हम्म 10 टू लाइफ, वहां के लिए बोला उन्होंने। हाँ, ये वही, कि बीपी भी हो रहा है तो एक गोली खाते रहो और उसकी खाते रहो। हाँ फाइब्रेट हाँ करा लो, ये कर लो, पेन किलर लेते रहो, कर रहे हैं मोस्ट ऑफ होम्योपैथ यही कर रहे हैं। हाँ। उनको कहा मोंग ये ऐसा ऐसी लाइफ लाइन दी है जिसको बड़ी सावधानी के तौर पे यूज करना है। भैया मेरे को फिर वही मलिक सर याद आते हैं। वो अनटिल अनलेस तब तक केस में लड़ होम्योपैथी से जब तक उनको लग ना जाए कि भाई ये अब। देखा आपने कभी उन्हें सरेंडर होते हुए, कभी देखा कि एक गोली खा लेना। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हो अमित पाल भाई। लेकिन मैं फिर यहाँ एक खुले दिमाग से बात कर दूं कि हम लोगों को स्पष्ट होना होगा। हम लोगों को वास्तव में ये देखना होगा जो ऊपर ये बता रहे हैं कि मरीज के पास अब उसका लाइफ खतरे में है। हाँ बस सीधी सी बात कह लो, अब घंटे मिनट भी छोड़ो अमित पाल भाई। बिल्कुल बिल्कुल। बात ये छोड़ो कि अगर अगर हमने कोई एड नहीं ली तो ये मरीज निकल लेगा। तो या तो टू मच सफिशिएंट रहो आप, और नहीं तो फिर अच्छे हैंड में भेजो है होम्योपैथिक के ही। बीच में ना बड़ी गुंजाइशें हैं, लेकिन आपका ये बहुत अच्छा भाव है यार। इसको ऐसे कर लेते हैं कि अगर मरीज की जान तत्काल प्रभाव से जा रही है तो वहां यूज कर सकते हो, और साथ ही आप इतने ऐसे बन जाओ कि आप यदि किसी की घंटों में जान ना जा रही हो, किसी के पास मिनटों में ना जान जा रही हो, तो फिर आप उसको हैंडल कर लो। आप अपने आप को भी इतना बुलंद कर लो। फिर ऐसा नहीं कि हम पढ़ेंगे भी नहीं और हम पैलिएटिव भी नहीं देंगे तो फिर भैया मरीज निकल लेगा। बिल्कुल तो इसको बड़े समझदारी से समझने वाली बात है। लेकिन शब्द बिल्कुल क्लियर है आपके कि जहां नोट आवर्स हो, घंटे भी ना हो, क्वार्टर आवर्स भी ना हो, मिनट भी ना हो, तो वहां तो हैनीमैन साहब जैसा इंसान कह रहा है। अब रहे हम जैसे, अगर हमसे कोई केस नहीं समझ में आ रहा तो सीनियर से मदद ले लो, पढ़ाई करो, ग्रुप डिस्कशन करो, जी है ना। तो बिल्कुल जी। हाँ, दोनों काम करने हैं सदैव भाई हम लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल सर। और तो इसमें है बेटा।
बस पूरे केस के दौरान अलर्ट रहना बहुत जरूरी है कि केस किधर जा रहा है, हाँ, कहीं अलर्ट से पहले सुपरलेटिव डिग्री लगा दो, हम्म, मोस्ट अलर्ट, अलर्ट नहीं, मोस्ट अलर्ट रहना। हाँ और देखो मोस्ट अलर्ट हम तभी रहेंगे जब हम साइंस को प्रॉपर तरीके से जानते होंगे, हाँ जी, है ना? बिल्कुल। बिल्कुल। जी जी। पर सर हाँ कई बार ऐसे भी होता है कि जैसे आपने तो मेडिसिन दी, आप अपना कर्तव्य कर रहे हो, सही कर रहे हो, और पेशेंट ही अपने हाथ से ही उसको सप्रेस कर लेता है, कभी कोई टैबलेट खा लिया बिना हाँ, आपको बताए, कुछ कर लिया, मैं तभी तो कह रहा तो हूँ, फिर मैंने अमित भैया को, हम्म, अमित पाल भाई को थोड़ा सा यहाँ मार्जिन इसलिए तो लिया है, इसीलिए लिया है, मरीज गड़बड़ कर रहा है या हम सफिशिएंट नहीं है राइट वन सेलेक्ट कर पाने में, है जी? जी अगर हम राइट वन सेलेक्ट नहीं कर पाने में सक्षम है तो मेहनत खूब करो। यदि मरीज फिर भी गड़बड़ कर रहा है तो भी एक बीच आ गई, तो फिर एक बात अभी अमित पाल कहने वाले हैं कि भैया फिर जिस दिन उसे ठीक होना होगा, जब डेस्टिनी तय करेगी, तो वो दवाई भी सही लेगा। करने का और आपको भी सही सही समझ बात में आ है, ये भी जाएगी। सही है। अभी भैया ठीक है जी। जो, चलो वैसे तो कुल जगह मिला तो के मैं दे ये ही है। रहा हूँ, बात एक बिल्कुल परफेक्ट सही है। फिजिशियन के लिए ये बुक लिखी गई है और हम परफेक्ट होने में हम रास्ते पे हैं, बहुत दूर है ये, बिल्कुल। जी। तो हम उसको ऐसे ही हम लगे। ये आइडियल लिटरेचर पढ़ रहे हैं हम, आदर्श लिटरेचर है ये, बस इसमें देख ले कि देखो हम कितनी मेहनत करें, कितनी गुंजाइशें हैं। अमित पाल कुछ सही कह रहे बात। हैं। देखो एक एक बात बता के चल रहे हैं नीमन साहब ना, एक मुझे नहीं लगता कहीं उन्होंने कुछ छोड़ा है हाँ यहाँ कि भाई ऐसे मत करना, भाई ऐसे मत करना, हर चीज एक एक बता के चल रहे हैं, बस हमें तो करना है और अप्लाई करना है क्लिनिक पे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। लो ऑर्गेनोन को ना अपने अंदर एक एक करके, एक एक एफोरिज्म को समझे के उसको हाँ जितना जल्द से जल्द उसको अप्लाई कर लो। बिल्कुल। और भाई अकेले की नहीं है होम्योपैथी, आपस में कहीं ना कहीं ऐसे आपस में ग्रुप में जरूर रहो जो अच्छे डिस्कशन आप कर सको अपने दोस्त से, अपने सीनियरों से, अपने किसी उससे। होम्योपैथिक सब्जेक्ट एक ऐसा साइंस है ये, एक अकेला डॉक्टर वाकई प्रैक्टिस भी नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। हाँ, इतना इतना सुपर ब्रेन नहीं है वो कि सारे एस्पेक्ट समझ लेगा। अगर कहीं भी है आपस में डिस्कस कर लिया करो। बिल्कुल। हाँ, ये बिना ग्रुप के ये प्रैक्टिस भी नहीं है। अब वो ग्रुप हमारे यहाँ नहीं। कैसे वो हो रहा है, कहीं सेमिनार के रूप में हमारा पूर्ति हो रही है, कहीं हमारे सीनियर के रूप में पूर्ति हो रही है, कहीं हमारे जिस तरह से हम ये डिस्कशन कर रहे हैं इससे पूर्ति हो रही है ना? हाँ, अमित कुछ कह रहे भैया, बताओ। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है, और अपनी इंटेंशन अच्छी रखो। हाँ, इंटेंशन अच्छी रखो, सरल रहो, और ये मत समझो कि कोई ये सोचेगा इसे ये भी नहीं आता। बिल्कुल दंभ से दूर रहो, गुड ह्यूमन बीइंग बनना ही पड़ेगा। अमित तो साल सही कहते हो आप, सरल रहो भैया, और कर्ता भाव ना हो। भगवान बस ये कहो भाई मैं तो निमित्त बना हुआ हूँ, कर तो दवाई रही है। हाँ, देखो तभी हो पाएगी होम्योपैथिक राइट प्रैक्टिस। जरा सा भी ईगो आया नहीं, विकेट गिरा नहीं, पक्का गिरेगा, पक्का, ये तय है, पक्का गिरता है भैया। अगला ही पता चला इस केस में कैंसर ठीक कर दिया, अगले में छींक सही नहीं होने की, ऐसे गिरेगा विकेट। हाँ ईगो की जरूरत नहीं है, आज कैंसर ठीक हुआ अगले दिन बुखार भी ठीक नहीं होगा, ये भी तय है। हाँ ये तय है कि अगला केस डिफरेंट है, और वो 100% निकले ना निकले उसका कोई भरोसा नहीं है। हाँ, बस करते रहो। श्रेय कुछ कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सर, जैसे अगर वहीं हमें सक्सेस मिल जाती है, तो जैसे अगर आपको ईगो आ गया कि मैंने ठीक कर दिया, पर वहीं अगर केस खराब हो गया, तो फिर आप सेल्फ डाउट में चले जाओगे आप बाद में। बिल्कुल बिल्कुल डाउट में जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे खुद ही, अगर आपका जमीर अच्छा है तो। हम्म, तो इसलिए कर्ता भाव से दूर रहो। इसे बड़ा अच्छा वो शब्द देते हैं महान व्यक्ति, कहते हैं कर्ता भाव मत लाना कि मैं कर रहा हूँ। देखिए सर, इसमें जो है ऑर्गेनन को पढ़ते हुए मैं एक चीज और फील करने लगा हूँ अब। जी हमारा जो मेडिसिन है स्पिरिचुअल है। हाँ जी अच्छा,
अच्छा, हमारा जो डिसीज है वो भी डायनेमिक है, हाँ जी, स्पिरिचुअल हाँ जी, है ना? हाँ जी, अच्छा, जब हम एक डायनेमिक डिसीज से जिसकी पावर भी स्पिरिट लाइक है, हाँ, हमारी मेडिसिन भी स्पिरिट लाइक है, हाँ, तो जो उसको डील करने वाला है, जो डीलर है, हाँ, जैसे कि डॉक्टर, हाँ, हाँ, तो मैं समझ रहा हूँ। तो डॉक्टर को भी जब तक स्पिरिचुअल नहीं होगा, अब मतलब हाँ, इसका भाव देखिए कि हाँ, ट्रायंगल, एक स्टूल स्टूल यदि ट्रायंगल पे बैठा ना हो हाँ, तो नहीं वो बैलेंस कर सकता। वैसे ही एक ये मैं, हिडन है, मतलब इस पे हाँ, क्लियर नहीं है, लेकिन जब तक डॉक्टर स्पिरिचुअल नहीं होगा हाँ, तब तक इन सारी चीजों को एक बार देख नहीं सकता, समझ नहीं सकता, फील नहीं कर सकता। बहुत सही विचार आपने उठाया ये। आपको इस बिल्कुल। देखो, मेटेरियलिस्टिक माइंड का डॉक्टर होम्योपैथिक प्रैक्टिस क्यों नहीं कर पाता? इसीलिए नहीं कर पाता मेटेरियलिस्टिक माइंड का। स्पिरिचुअल एटीट्यूड वाला बंदा ही स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, या बहुत ही, मैं कह रहा हूँ, आप अल्टीमेट शब्द लेके आए सर। आप जिस सब्जेक्ट को डील कर रहे हो आपको वैसा ही होना होगा। क्योंकि डिवाइन साइंस है। तो आपको आपको स्पिरिचुअल होना होगा। अगर आप इस स्पिरिचुअल साइंस के द्वारा एक स्पिरिचुअल मसले को हल करना चाहते हैं। बिल्कुल। ये बिल्कुल 100% सही आपने फील करा सर। और मैं बताऊं, बातें बातों में होती थी। अब भले ही शब्दों में थोड़ा फेर बदल हो, अमित पाल को याद आ जाएगा। अमित पाल कम से कम मेरे ख्याल से 8 साल पहले मेरे से कह रहे हैं, 6-8 साल पहले एक बार हम जा रहे थे मलिक सर के यहाँ। अमित पाल तुम्हें याद होगा, मेट्रो में तुमने ये कहा, अमित भाई ने ये कहा डॉक्टर साहू सर, कि भैया जी सर। एक बार को कम इंटेलिजेंट तो चलेगा, लेकिन इंसान ठीक होना चाहिए। इंटेलिजेंट तो ये बना लेगी, होम्योपैथी पढ़ते पढ़ते इंटेलिजेंट तो बना लेगी, लेकिन सबसे पहले एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है एक होम्योपैथ का। ये इस भाई के वर्ड थे 8 साल पहले, जो मुझे याद आ रहा है। और वही चीज आपने और रिफाइन करके और ये बता दिया, और इसमें शक ना रहे हमारे दिमाग में किसी के भी। कितनी चादर ओढ़ लें हम कि हम स्पिरिचुअल हैं, और अंदर से अगर हम मेटीरियलिस्टिक है कहीं ना कहीं, तो समझ लेना आईना अपने आप ही। और स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं है कि आप फीस ना लो। स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बढ़िया एंजॉय ना करो लाइफ को, गाड़ी बड़ी ना खरीदो, लेकिन मेहनत से, शॉर्टकट अपना के नहीं। स्पिरिचुअलिटी वहां खत्म हो जाएगी हमारी जहां हम शॉर्टकट अपनाएंगे। स्पिरिचुअलिज्म को ये भी ना समझे नए बच्चे के, हमें तो ये कह रहे हैं कि बस नमक की रोटी खा लो चटनी से, बस नहीं, पनीर अच्छा, खाओ। यहाँ पे सर एक चीज और क्लियर करना होगा कि स्पिरिचुअल का मतलब ऐसा भी नहीं है कि हमें रोज मंदिर जाना है, कि मंदिर जाएंगे तभी स्पिरिचुअल होंगे। स्पिरिचुअलिटी जो है हार्ट में होनी चाहिए, चलिए सर, मैं थोड़ा वो अंदर तो होनी वो तो चाहिए। रिलीजियसनेस हो गया, वो तो रिलीजियसनेस, स्पिरिचुअल तो अलग ही मान चीज लो हो गई। बिल्कुल मैं बिल्कुल जानता हूँ यहाँ बिल्कुल हो गया। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है और अलाइनमेंट। एक हमने लाइन को देखी। हाँ, बिल्कुल अभी आप जरा 1 मिनट बात करो, मेरी कोई अर्जेंट कॉल आ रही है। करो, आप बात करो। बिल्कुल इसी पे एक चीज हमें याद आ रही है, हमने स्टुअर्ट क्लॉज में हमने कहीं पढ़ा था शायद कि क्यों होम्योपैथी को साइंस और आर्ट दोनों बोला जाता है, और इसके लिए क्यों दोनों की जरूरत होती है। उसमें ये लाइन थी कि एवरी साइंस हैज इट्स फाउंडेशन, नहीं, एवरी आर्ट हैज इट्स मेरे फोन फाउंडेशन इन मिलेगी, साइंस, फोन जल्दी। एंड एवरी साइंस हैज इट्स एक्सप्रेशन इन आर्ट। तो ये कितना डीप बात है कि जो हम होम्योपैथी, हमारी जो आर्ट है, इसका ये ऐसी नहीं कि सुपरफिशियली कुछ है, अरे इसका क्या एक कर रहा डीप है? फाउंडेशन है, बहुत लॉजिकल रीजनिंग है। उस बेसिस पे ये शुरू हुई है। स्पिरिचुअल का मतलब यहाँ पे नहीं कि इसमें कोई आपको लॉजिक नहीं मिलेगा, बहुत लॉजिक है, बहुत डीप है। और इसी साइंस को आप एक्सप्रेस आर्ट के फॉर्म में ही करोगे, जो एप्लीकेशन ऑफ आर्ट है कि कैसा कैसे लड़का हमें आदमी है पोटेंसी तू? सिलेक्ट करनी है, कैसे हमें केस नहीं लेना था। है, कैसे हमें पेशेंट से वो चीजें खुद निकलवानी है चार्जर है हमारे जो पास, वो बहाना मत नहीं बनाओ बनाना अपने चाहता हालत है। का। जी बिल्कुल। बहुत सही। बहुत ही खूबसूरत मतलब होम्योपैथी स्पिरिचुअलिटी से कई बार जोड़ते जोड़ते ना लोग इसको नॉन लॉजिकल समझने लगते हैं। तो ये नॉन लॉजिकल नहीं है, ये बहुत लॉजिकल, बहुत ही, और
जैसे बोलते ना हर यूनिवर्सल साइंस की तरह इसको हम हर जगह देख सकते हैं, हर जगह। छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं तब से शुरू होते हैं, जैसे जब बच्चा रो रहा होता है, कभी ऐसे ही रो रहा है, ये तेरे ना अगर लाइफ उसके का सामने स्टाइल बता रहा तेज मुझे, रोने लगो तो 2 मिनट क्यों के नहीं लिए करवाया था मैं तुरंत चार्ज। चुप हो जाता है बिल्कुल ना? तो ये बिल्कुल होम्योपैथी हर जगह दिखती है, हर जगह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और होम्योपैथी जो है नेचर से हाँ वाली जी, जितनी भी नमस्ते चीजें हैं, चाहे यूनिवर्स से हो, जी। चाहे नेचर लॉ से हो, चाहे कहीं पे भी, हर जगह एप्लीकेबल हो क्या जाता है। फोन उसके करा साइंस आपने? यहाँ पे, उसके लॉज यहाँ पे फिट हो जाते फोन हैं, नंबर ये दे भी दो जो है उसका, सिमिलर जो अपन कोरिलेट कर पाते हैं। होता है ना कि नाम से फीड करा था डोली का। बिल्कुल। डिम्पल 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 के नाम से फीड करा। हाँ देख लो बात कई बार करते जैसे करते। फिलोसफी या जैसे यही, हाँ क्योंकि देख हमारे लो एक दिमाग में आता है ना, कई दूसरे बच्चे भी सोचते हैं कि डायनेमिक सोच लिया या फिलोसफी सोची, तो उसको सोचते हैं डिम्पल फिलोसफी होम मतलब केयर। कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ अपने आप से बनाया हाइपोथेटिकल इमेजिनरी कुछ वो चीजें हैं, तो पहुंचने नहीं। वाली होगी। हाँ, अभी भी कुछ डिम्पल चीजें के नाम जैसे इंटरनल बिना बॉडी ऑफ मैन है वो नहीं समझी जा सकती, वो सिर्फ होम और सिर्फ केयर साइन और सिम्टम्स से ही समझी जा सकती है, जैसा DI हनुमान सर ने बताया। अब ये DIMPL। हमारा आर्ट है उसको ऑब्जर्व करने का, उसको समझने का, एनालाइज ये करने तो का, डिस्टर्ब नहीं हो रही। उसको ट्रीट करने का। हम्म, आसान नहीं है, और डिम्पल एक बार केयर। समझ में आ हाँ जाए तो फिर हाँ हाँ, इसमें मिलाओ फोन। आसान है। हेलो। हाँ हाँ आसान जी। भी है, मैथ्स की तरह, तभी तो सर देखो मैथ्स मिला बोलते के थे ना, हाँ मैथ्स के मिलाओ, कॉन्सेप्ट्स उनका क्या वो होते हैं, लड़की नहीं आई भैया। नहीं आए तो आपको बहुत मुश्किल लगते हैं, और हाँ जी। एक बार आपको समझ में आ गया तो फिर उससे ज्यादा हेलो। मजा किसी चीज में आता ही नहीं है। इसमें बस ये होता है जैसे कि आप प्रैक्टिस करते जाते हो तो हाँ किसी दिन आपको ऐसा लगता है कि मेरे को तो बस आ गया, अब तो सारे कर लूंगा कैसे। अरे पर बेटा एक इस दिन पे मिला फिर उसी इसका। टाइम आपको एक दिन ऐसा आएगा जब आपके सारे इसका केसेस नंबर सॉल्व है होंगे, नहीं फिर आपको लगेगा भी नहीं आता। आपके तो व्हाट्सएप ये पे जर्नी दोबारा। चलती रहती है। बिल्कुल, इसलिए हम्म। पूरी जिंदगी भर पढ़ते इसको रहना ही इसको है। वो देख फिर। हाँ, ये मेरा ही है ये। वो तो है ही। जयसवाल सर भी कहते थे कि सुबह की चाय के साथ अपनी बुक तो खोल के बैठना ही है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। चल ले तू अब। सर को देखे ना कैसे, हमें याद है जब बड़े सर की भी क्लास वो करते थे, और जिस तरीके से करते थे ऐसा लगता था जैसे उनके सामने वो बहुत छोटे बच्चे हैं और हाँ उनके सामने कोई बहुत बड़ा सिखा रहा है, मतलब सही एकदम सही बिल्कुल। ऐसा पात्र सा बन जाते थे छोटा सा कि मेरे अंदर आपके ये पास जो है वो मेरे अंदर जानना है। डाल दो। सरलता इसी को कहते हैं बेटा। सरल जी अगर जी बहुत हमें सरल। पहचानना है कि सरलता का प्रतीक क्या है, सरल होना किसको बोलते हैं, तो सरल होने जी का वो एक बहुत अच्छा मार्कर है जो आपने अभी बड़े सर के बारे में कहा। अक्सर हम देखते थे, अगर अमितपाल भाई होंगे तो, या दीपशिका, आपने कभी देखा हो मलिक सर को उनकी सेमिनार करते हुए, बड़े सर की कॉपी पेन डायरी लेके ऐसे बैठते थे वो पहली चेयर पे, कि हम आपस में बातें करते रहते थे, एक दो अमित भाई हाँ मैं। हाँ लेकिन उनका जी वो टकटकी लगा करके एक फर्स्ट क्लास के बच्चे की तरह बड़े सर को सुनते थे। हाँ और हम आपस में हाँ कई बार कहते थे, मैंने कहा यार देखो कितना, मतलब एक एक लाइन, एक एक ध्यान, मतलब एक टक लगा के उनकी नजर रहती थी उनके हर एक्शन पर। हाँ। और बॉस पता है, लंच जब होता था ना तो लंच में सर कहते थे खाना कम खाना, खाना कम खाना, नहीं तो नींद आएगी, हाँ तो नहीं तो समझ नहीं पाओगे, ये सरलता मतलब का कितना प्रतीक है। हाँ और जी मैं अपने ग्रुप में बता दूं, अगर आप यहाँ समझना चाहो कि सिली से सिली क्वेश्चन अगर जो बंदा पूछ रहा है वो उतना सरल है, बिल्कुल और जिसने ये सोच लिया कि मैं ये सवाल पूछूं तो कहीं ऐसा ना लगे कि सोचे कि इसको ये भी नहीं आता, तो वो अभी सरल नहीं है भैया। जी इसलिए इसलिए मैं इसलिए प्रतीक्षी का थैंक यू बोलता हूँ। ये कई बार बोलती है कि सर हल्का सिली सा क्वेश्चन है, सिली नहीं भैया, सिली क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही होना है हमें। कोई कोई डेजिग्नेशन थोड़ी ना तय हो रहा है कि कौन कितना जानता है। जी ठीक है, तो मैं इसे पूरा कर लूं अब। जी जी बॉस। जी सर। तो इसमें स्टार में कह रहे हैं ये, मैं थोड़ा शुरू से पढ़ना पड़ेगा स्टार को। एंड येट द न्यू सेक्ट दैट मिक्सेस द टू सिस्टम्स appeals ब्रैकेट में कह रहे हैं thou in vain to this observation in order that they may have an excuse for encountering everywhere such exceptions to the general rule in diseases
and to justify their convenient employment of allopathic palliatives and of other injurious allopathic trash का मतलब कचरा, besides, solely for the sake of sparing themselves to the trouble of seeking for the suitable homeopathic remedy for each case of disease। और उन्होंने नए सेक्टर ने क्यों ये चीज अपनाई? ताकि वो बचा सके अपना आप को कष्टों से, जो कष्ट उठाने पड़ते हैं, जो मेहनत करनी पड़ती है एक सुटेबल होम्योपैथिक रेमेडी को हर एक केस में डिजीज के ढूंढने के लिए, उस मेहनत से बचने के लिए उन्होंने ये रास्ता अपना लिया। एंड दस, आवाज आ रही है? हेलो जी एंड दस कन्वीनियंटली अपीयर एज होम्योपैथिक फिजिशियंस विदाउट बीइंग सच, और कन्वीनियंटली वो अपीयर होते हैं होम्योपैथिक फिजिशियन के तौर पर, जो अभी बेपैंदी का लोटा वाली बात कोई भाई कर रहा था। अपनी कभी होम्योपैथ बन जाते हैं, कभी धीरे से वो भी खिसका देते हैं विदाउट बीइंग, और जबकि वो है नहीं होम्योपैथिक फिजिशियन, बट देयर परफॉर्मेंसेस आर ऑन ए with the system they pursue। उनकी जो परफॉर्मेंस है वो हमें जो करनी चाहिए उससे इस सिस्टम से बहुत दूर है जो वो अपना रहे हैं। दे आर करप्टिंग, वो भ्रष्टाचारी है, एक तरह से वो करप्ट कर रहे हैं इसको। ठीक है जी। तो ये था स्टार पे, इसको आगे करते हैं। फॉर देयर इज हेयर नो डिजीज टू बी रिमूव बट मियरली एन ऑब्स्ट्रक्शन एंड सप्रेशन ऑफ हेल्दी वाइटल फोर्स, उन केसेस में होता है केवल। टू दिस कैटेगरी बिलोंग वेरियस एंटीडोट्स टू सडन पॉइजनिंग। अब इस कैटेगरी में पैलिएटिव्स की आ सकते हैं सडन पॉइजनिंग के लिए बहुत सारे एंटीडोट। एल्कलीज फॉर मिनरल एसिड, मिनरल एसिड से हो गया कुछ तो वहां एल्कली दे दो। हीपरसल्फ फॉर मेटालिक पॉइजन। कॉफी एंड कैम्फर ब्रैकेट में कह रहे हैं एंड इपिकाक फॉर पॉइजनिंग बाय ओपियम एटसेट्रा, ये वहां दे सकते हो पैलिएटिव के रूप में। इट डज नॉट फॉलो दैट ए होम्योपैथिक मेडिसिन हैज बीन इल अफेक्टेड फॉर ए केस ऑफ डिजीज बिकॉज some of the medicinal symptoms are only antipathic to some of less important and minor symptoms of disease. It does not follow that homeopathic medicine has been ill selected for a case of disease because some of medicinal symptoms are only antipathic to some of less important and minor symptom of disease. If only the others, the stronger well-marked characteristic and peculiar symptoms of the disease are covered and matched by the same medicine with similarity of symptoms। अब देखो कितना अच्छा यहाँ बात करी है, ऐसा पूरा कर लूं। जैसा कह रहे दैट इज टू से ओवरपावर्ड, डिस्ट्रॉयड एंड एक्सटिंग्विश्ड। अब यहाँ एक बात से दूर रहें, एक शक में मत पड़ जाना। कह रहे हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो आपने सेलेक्ट करी है वो हालांकि जो कैरेक्टरिस्टिक वेल मार्क्ड सिम्टम्स जो हैं स्ट्रोंगर वन उनके तो सिमिलिमम है, लेकिन कुछ माइनर सिम्टम्स ऐसे भी हो सकते हैं तुम्हारे केस में जहां वो एंटीपैथिक लग रही होगी रिलेशन में। हेलो जी तो बेसिकली अगर आप स्ट्रोंगर वेल मार्क्ड कैरेक्टरिस्टिक पिक्यूलियर सिम्टम के आधार पर अगर आपने चुन ली है दवाई कोई मेडिसिन, तो भले ही चाहे वो माइनर सिम्टम्स को लेकर के उस केस के एंटागोनिस्टिकली रिलेशन में दिख रही हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कभी वहां भी ये कहो कि साहब यहाँ तो पता चला कि कुछ एक सिम्टम ऐसे थे, आगे क्लियर कर रहे हैं दैट इज टू से ओवरपावर्ड, डिस्ट्रॉयड एंड एक्सटिंग्विश, वो उनको भी ओवरपावर कर जाएगी, डिस्ट्रॉय कर देगी और एक्सटिंग्विश कर देगी, बशर्ते अगर वो उसका सिलेक्शन आपने वेल मार्क्ड कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर किया हुआ हो। The few opposite symptoms also disappear themselves after the expiry of the term of action of the medicament without retarding the cure in the least।
और ये जो अपोजिट सिम्टम थे ये अपने आप ही डिसअपियर हो जाते हैं फिर जब एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ एक्शन ऑफ मेडिकामेंट होती है, जब मेडिसिन का एक्शन प्राइमरी एक्शन खत्म हो जाता है तो ये छोटे मोटे अपने आप चले जाते हैं, बिना क्योर को डिले करे, बिना क्योर को लटकाए। तो वहां अपने आप में कंफ्यूजन में मत आना। अगर कोई एक आध छुटमुट ऐसा सिम्टम दिख रहा है कि जो वो एंटीपैथिक रिलेशन में भी है, जो आपकी राइट सिमिलिमम आई है उसके, तो उस बशर्ते के वो राइट सिमिलिमम वेल मार्क्ड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रोंगर वन पे सेलेक्ट हुई हो, तो जब इसका अपना काम पूरा होगा तो वो भी अपने आप चले जाएंगे। ठीक है जी। जी तो अब मजे की बात यहाँ ये छोटी सी यह पॉइंट हो जाए कि भाई इसमें शायद 66 है, क्या है, एक आगे आएगा, एक आगे आएगा या पीछे निकल गया पता नहीं, भगवान जाने। नहीं आगे आएगा वो, जहां एग्जैक्ट 2 ट्रायंगल की तरह 156 है, हाँ जी बस एग्जैक्ट 2 ट्रायंगल की तरह एग्जैक्ट 100% सिमिलिमम कांट पॉसिबल इन नेचर। उसको यहीं का यहीं पकड़ लेना। हाँ यहाँ लिखा भी है मैंने वैसे 156 एफोरिज्म में। अब जब ये इम्पॉसिबल है किसी डिजीज का और मेडिसिन का एग्जैक्ट 2 ट्रायंगल हर एक इक्वल साइड और इक्वल एंगल्स की तरह से मिलान होना, तो फिर क्योर कैसे होएगा? तो उसमें वो यही कहते हैं कि अगर आपका मैक्सिमम सिमिलिमम है और कोई लेस इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी रह गया, तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, जब आप बंदा सही होके आएगा तो जो उसकी अपने वाइटल फोर्स की एनर्जी है वो उस जो अनमैचिंग थे थोड़े बहुत वो भी चले जाएंगे। तो मैं इसको ऐसे समझता था कि अगर आप दुल्हा भेज दो बराती अपने आप चले जाएंगे। आप किसी राजा को कैप्चर कर लो, सैनिक अपने आप हथियार डाल देंगे। कहते हैं ना शतरंज के खेल में वो राजा को वो मार दो, क्या होता है मैं ज्यादा नहीं जानता, तो प्यादे व्यादे सब निष्क्रिय हो जाते हैं। जी तो इसलिए इस कंफ्यूजन से बाहर रहे हैं हम कि 100 के 100% मिला के दूंगा मैं, तो नहीं, आप राजा को पकड़ लो ना बस। वही चीज होगी जैसे सर बड़े सर से हामोस सिफिलिटिक उठा के अपने आप देते हैं और फिर वहां से निकलता चला जाता है। हाँ वो मोस्ट सिफिलिटिक उस राजा पे अप्रोच है बेटा, है ना। बस देखिए यहाँ पे ना वो लॉ ऑफ इनर्शिया भी जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ था वो भी काम करेगा कि एक बार आपने ठीक कर दिया और ठीक करने के इनर्शिया पे वो आ गई बॉडी, तो फिर वही इनर्शिया उसको कंप्लीट क्योर करेगा। हाँ जी क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम ऑटोमेटिक ऑटोक्रेटिक पे काम करते हैं, ऑटोमेटिक है ये वाइटल फोर्स। अगर होती कोई मशीन जेसीबी, कोई मशीन मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, तो उसे जितना छेड़ते उतना ही करता वो, तो है ना। तो ये लिविंग फैकल्टी होने के नाते इसमें ये क्वालिटी भी है। चलो यहीं रुकेंगे, बहुत अच्छा रहा सेशन आज का। जी ठीक है, सबको राम राम, सबको नमस्ते भाई, राम राम सबका धन्यवाद, राम राम।